ओके सो हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में हम बेसिस वेक्टर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन का एम जो अल्टीमेटली होगा वो होगा जो एम्स है मेरे दिमाग में वो है पहला एम तो ये है कि डिफाइनिंग क्रिस्टोफर सिंबल्स विदाउट यूजिंग मेट्रिक। तो नॉर्मली कोई भी जीआर कोर्स आप करेंगे तो ज़्यादातर सिचुएशंस में हमें क्रिस्टोफर सिंबल्स जो पढ़ाए जाते हैं वो मेट्रिक के डेरिवेटिव के फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं, जो कि मैं थोड़ा दूसरा अप्रोच लेके क्रिस्टोफर सिंबल इन जनरल नहीं, रादर क्रिस्टोफर सिंबल को स्पेसिफिक केसेस में मैं डिफाइन करूंगा एक अलग तरीके से, बेसिस वेक्टर के डेरिवेटिव के फॉर्म में बेसिकली। और दूसरा मैं मेट्रिक भी डिफाइन करूंगा, डिफाइनिंग मेट्रिक फ्रॉम बेसिस वेक्टर्स ओनली, डिफाइनिंग मेट्रिक, and then finally I guess deriving the general relation between Christoffel symbol एंड मेट्रिक, जो कि आपको ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में जैसे रिलेटिविटी जनरल रिलेटिविटी की जो टेक्स्ट बुक है बर्नार्ड शोर्ट्स की उसमें आपको मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में ये क्वांटिटी है, बेसिस वेक्टर। तो बेसिस वेक्टर डिफाइन करना बहुत ही आसान है। बेसिस वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सबसे पहले आपको ये चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उस पे डिपेंड करेगा कि बेसिस वेक्टर का कैसे है, किस डायरेक्शन में है, या उनका क्या बिहेवियर रहेगा, वो सब कुछ डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, बेसिस का मतलब ये होता है कि एक बार आपके पास बेसिस वेक्टर्स आ गए तो फिर अब उसके बाद कोई भी वेक्टर को आप इन वेक्टर्स की फॉर्म में इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये बेसिस का मतलब हुआ। ओके, तो चलिए डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले चुनते हैं इजीएस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्कशन को और सिंपल रखने के लिए मैं हर चीज़ यहाँ पे 2 डायमेंशन में करूँगा सबसे पहले, और उसके बाद फिर 3 डायमेंशन में जाएंगे। तो अगर 2 डायमेंशन में मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस है बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब यहाँ पर अगर मुझे बेसिस वेक्टर डिफाइन करना है, एक बहुत ही आसान नोटेशन, एक बहुत ही आसान डेफिनेशन जो है वो है कि ई आई वैक्टर, यहाँ पे आई क्या है, आई डिपेंड करता है आपके जो बेसिस वेक्टर है वो बेसिकली उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो आई जो है उसकी डायमेंशन है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर हमने 2 डायमेंशन लिया है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर ही बोल दिया कि 2 डायमेंशन है, तो आई जो है वो 1 और 2 हो सकता है। तो यहाँ पे दो ही बेसिस वेक्टर मिलेंगे। तो कोई आयत बेसिस वेक्टर जो है, हालांकि ये 2 डायमेंशन के लिए केस ले रहा हूँ, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये इन जनरल है। तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, डेल आर वेक्टर ओवर डेल एक्स आई। ये है बहुत आसान चीज़ की डेफिनेशन। अब ये डेल आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर जो है कोई भी पोजीशन वेक्टर है। आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट चुन लें यहाँ पर, जैसे से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चुन लिया और ओरिजिन से मैं एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँ, तो ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू द आयत कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आयत कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे देखिए नोटेशन जो फॉलो की जा रही है, एक्स के ऊपर आय रखा है, एक्स के नीचे आय नहीं रखा है, क्योंकि लिटरेचर में यही कन्वेंशन फॉलो होता है। जब हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो हम ऊपर रखते हैं आय। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्स वाई कॉमा जेड जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, इसको अगर हम नोटेशनल फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिखेंगे x1 x2 एंड x3। ओके, ऊपर की तरफ। और अगर यहीं पे रिलेटिविटी की बात करें तो टी एक्स वाई जेड, जहाँ पे टाइम भी एक कोऑर्डिनेट जुड़ जाता है, लेट अस से सी टी यहाँ पे कर दें, तो इसको फिर हम x0 x1 x2 और x3 इस तरीके से फिर हम बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसमें टाइम को कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, डिस्कशन को सिंप्लीफाई रखने के लिए। तो हमारे पास ई आई वेक्टर क्या हमने लिखा ऑलरेडी, ई आई वेक्टर जो है डेल आर ओवर डेल एक्स आई। ओके, अब ये वेक्टर कैसे दिखेंगे, तो चलिए फिर इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं वेक्टर कैसे दिखता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है।
लेट अस से मेरे पास ये पॉइंट है और ये मेरा आर वेक्टर है। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, अगर मेरे को निकालना है लेट अस से ई एक्स, ओके, और ई वन, तो ये कैसे निकालूंगा, डेल आर ओवर डेल एक्स वन, और डेल एक्स वन यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ एक्स, सो बेसिकली ई एक्स इज इक्वल्स टू ई वन इज इक्वल्स टू डेल आर ओवर डेल एक्स। यानी कि मेरे को आर को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल का मतलब ये है कि मुझे वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करना है, यानी कि मेरे को ये जो आर वेक्टर है मेरा, इसको ऐसे चेंज करना है कि यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो और वाई कोऑर्डिनेट चेंज ना हो। इसका मतलब कि और लिटिल बिट अगर मैं मूव करूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, लेट अस से सम डेल्टा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज आया है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में डेल्टा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज आया है, ठीक है। तो ये चेंज जो है लेट अस से मेरे पास आर प्राइम हो गया। तो बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होगा, मेरा जो ई एक्स वैक्टर होगा वो क्या होगा, आर प्राइम वेक्टर माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और लिमिट, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। ये है डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे आर प्राइम माइनस आर वेक्टर अगर आप ट्रायंगुलर लॉ से देखेंगे तो फिर आपको ये इस डायरेक्शन में जाता दिखेगा। तो मेरे पास जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है आर प्राइम वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू सम लेटर से डेल्टा आर वेक्टर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि जो डेल्टा आर वेक्टर जो यहाँ पे ये बन रहा है, ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली डेल्टा एक्स के बराबर ही है। यानी कि मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूँ, मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा एक्स, ओके। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम सीधे लिख सकते हैं, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डेल्टा एक्स भी है विच इज इक्वल टू डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स। तो अब अगर मैं इस डेल्टा, तो आप एक चीज़ देखिए कि ये जो डेल्टा आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली एक्स एक्सिस के ही अलोंग जा रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को अगर मैं एक्स कैप कर दूं, तो अब यहाँ पे मैं एक यूनिट वेक्टर, सो लेट अस, तो मैं ये खुद से कन्वेंशन अगर डालूं, लेट से यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई बी एक्स कैप वाई कैप। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो मेरा ई एक्स वैक्टर है वो और कुछ नहीं एक्स कैप ही है। तो इसीलिए ये सिंपलेस्ट ऑफ द केस है। यहाँ पे जो बेसिस वेक्टर है वो एक्चुअली उस एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है, ओके। और इसी तरीके से अगर आप y के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम एनालिसिस करेंगे, तो ई वाई भी y कैप ही आएगा, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास जो ई एक्स है वो कुछ ऐसा है, जिसका यहाँ, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मॉड ऑफ ई एक्स इक्वल्स टू वन है, ये एक यूनिट वेक्टर ही है, और यहाँ पे ये ई वाई है, और मॉड ऑफ ई वाई भी वन है। यहाँ पे मैं लगाऊँ, तो मॉड ऑफ ई वाई भी वन है। तो इसीलिए ये सिंपलेस्ट ऑफ द केस है, ओके। अब कोई भी वेक्टर, लेटर से कोई भी वेक्टर सी वेक्टर अगर मैं बोलूँ, तो मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ इन दो वेक्टर्स के। तो मैं बोल सकता हूँ सी वेक्टर कुड बी लाइक सी एक्स ई एक्स वेक्टर प्लस सी वाई ई वाई वेक्टर, ओके। बट नोटेशनल टर्म्स में लिखना है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी आई एंड ई आई। अब यहाँ पे एक थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि सी आई मैंने ऊपर ही लगाया है और यहाँ पे जो आई है वो नीचे है, यानी कि ये सुपर स्क्रिप्ट है और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है। तो ये जो ई आई वेक्टर जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया है, इस तरीके के बेसिस वेक्टर को हम इसीलिए बोलते हैं कोवेरिएंट बेसिस वेक्टर। तो बेसिस वेक्टर भी दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक होते हैं कोवेरिएंट बेसिस वेक्टर, एक होते हैं कंट्रावेरिएंट बेसिस वेक्टर। ये जो डेफिनेशन दी है ये कोवेरिएंट बेसिस वेक्टर की है, ओके। ये कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट में जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आएगा जब भी आप नॉन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेगा, फिर नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जब भी आप लेंगे तब आपको कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट बेसिस वेक्टर अलग अलग दिखेंगे। अदरवाइज ऑर्थोगोनल कार्टेशियन सिस्टम में हमेशा ही आपको कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट बेसिस वेक्टर सेम ही दिखेंगे, सेम होते हैं वो। और ये जो यहाँ पे लिखा है तो ये वेक्टर का आयत कंपोनेंट है, तो ये इस चीज़ को कहते हैं हम कंट्रावेरिएंट,
लेकिन ये बेसिस नहीं है, ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर इन जनरल आप उसको लिख सकते हैं कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ उसका वेक्टर टाइम्स कोवेरिएंट बेसिस वेक्टर। एक दूसरा बिल्कुल दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि हम सी वेक्टर के कोवेरिएंट कंपोनेंट को लिखें और बेसिस वेक्टर का कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट लिखें, तो जितना ये वैलिड है उतना ये भी वैलिड है। तो ये दोनों डेफिनेशन सेम है। ओके। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सी वेक्टर हमने इस तरीके से प्रेजेंट किया। अब हम दूसरे सिस्टम में चलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे चीज़ें कुछ बदलेंगी। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसा कार्टेशियन सिस्टम में था। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगेन टू डायमेंशन की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो अब देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें कोई कार्टेशियन एक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक स्पाइडर वेब जैसा दिखेगा, अलग अलग आर और अलग अलग थीटा के लिए। और ये बनाने ज़रूरी हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंशिएट कैसे करना है, इसलिए हमें ये बनाना पड़ेगा काइंड ऑफ अ स्पाइडर वेब। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, लेट अस से हम यहाँ पे एक देख रहे हैं आर वेक्टर। तो ये, सॉरी, ये मेरा एक आर वेक्टर है। अब अगेन मैं दो कोऑर्डिनेट सॉरी दो बेसिस वेक्टर निकाल सकता हूँ। एक मैं निकाल सकता हूँ ई आर और दूसरा निकाल सकता हूँ ई थीटा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट्स है, एक आर जो कि ये डिस्टेंस है आर, और ये एक्सिस लेटर से मेरी रेफरेंस एक्सिस है ये, यहाँ से थीटा एंगल। मैं भी दूसरा कलर यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरी रेफरेंस एक्सिस है और यहाँ से ये जो एंगल है ये थीटा है। ओके। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम ई आर, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ई आर जैसा कि बिल्कुल जनरल डेफिनेशन से हमने देखा था, डेल कैपिटल आर ओवर डेल स्मॉल आर। ओके, तो जस्ट हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप देखिए ये वेक्टर यहाँ पर है। अब मुझे एक नैसो, मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ पिक्चर अलग से। ये मेरा आर वेक्टर है इनिशियली। फाइनल जो आर प्राइम वेक्टर जाएगा उसमें मेरे को यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर लेना है। यानी कि मुझे बस यहाँ लेटे से, अगर ये मेरा ओरिजिन है तो यहाँ से मेरे को इस वेक्टर का सिर्फ रेडियल डिस्टेंस इंक्रीज करना है और थीटा सेम रखना है, और ये लेटर से मेरी रेफरेंस एक्सिस है, तो ये थीटा सेम रहेगा, जस्ट मेरे को रेडियल डिस्टेंस इंक्रीज करना है। तो ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ डेल्टा आर रेडियल, मैंने रेडियली इसको आगे बढ़ा दिया। और ये नया वाला वेक्टर जो है, तो दूसरे कलर से यूज़ करके, तो ये जो नया वाला वेक्टर है यानी कि यहाँ से यहाँ, ये मेरा हो गया आर प्राइम वेक्टर, ये बड़ा वाला वेक्टर। तो अगेन अगर हम इसको लिखें, डेल आर क्या होगा, आर प्राइम माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। अगेन डेल्टा आर टेन टू ज़ीरो कैलकुलस के हिसाब से। तो फिर आर प्राइम माइनस आर वेक्टर, अगेन देखिए क्या होगा, आर प्राइम ये बड़ा वाला है, आर ये छोटा वाला है, तो जो बचा कुचा होगा बस इतना ही वेक्टर होगा, ये जितना मैंने आगे बढ़ाया है। ओके, तो इस वेक्टर को हम अगेन डेल्टा आर वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये अगेन क्या होगा, ई आर वेक्टर को शुड बी डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा स्मॉल आर। अब अगेन आप देखिए यहाँ पे फिगर से ये चीज़ क्लियर है कि मॉड ऑफ डेल्टा कैपिटल आर इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्मॉल आर। तो अगेन अब यहाँ पर हम अगेन यूनिट वेक्टर जो है यानी कि डेल्टा आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ डेल्टा आर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इज इक्वल टू आर कैप से रिप्रेजेंट करें, तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कैप ओनली, जो कि बिल्कुल सिमिलर है उस केस के जो हम कार्टेशियन में किया था। लेकिन अब थीटा वाले केस में जब हम करेंगे तो चेंज आएगा। ओके, तो वो एक बार फिर से फिगर बना लेते हैं। नाउ ई थीटा, द थीटा केस। अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा, कैसे आएगा देखते हैं।
अगेन यहाँ पे अब हमें निकालना है ई थीटा इज इक्वल टू डेल आर ओवर डेल थीटा। यहाँ पे लेकिन रेडियल डिस्टेंस हमें कांस्टेंट रखनी है। तो लेट अस से ये मेरी रेफरेंस एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर था आर इनिशियली। अब क्योंकि मुझे रेडियल डिस्टेंस सेम रखनी है, इसका मतलब एक सर्कुलर आर्क बनाना पड़ेगा कुछ थीटा एंगल चेंज करके। तो लेट अस से मैं एक यहाँ इतना डिस्टेंस लेके एक सर्कुलर आर्क यहाँ बना लेता हूँ। ओके, ये हो गया मेरा आर प्राइम। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मॉड आर शुड बी इक्वल टू मॉड आर प्राइम। ओके, वाई? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी कि रेडियल जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। ओके, और डेल्टा थीटा जो है यहाँ पे वो ये है, इसको हम अगर डेल्टा थीटा से डिनोट करें तो अब यहाँ पे अगेन डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई थीटा को हम लिख सकते हैं समथिंग समथिंग आर प्राइम माइनस आर डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा, वेयर अगेन डेल्टा थीटा गोज टू ज़ीरो। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए डेल्टा थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मैं एक फिगर अगेन बना रहा हूँ, ये अगर मेरा आर वेक्टर है, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये आर प्राइम माइनस कैपिटल आर का डायरेक्शन है। और हम बोल दें, और अगर हम मतलब इसको डेल्टा आर डिफाइन करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ई थीटा अगेन क्या है, डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा थीटा। नाउ डेल्टा आर का इस केस में यूनिट वेक्टर हम लेटस से बोलते थीटा कैप, तो जैसे आर कैप था वैसे थीटा कैप है। और ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी अगर आपने बेसिक फिजिक्स की है, तो इस उस बेसिक फिजिक्स में थीटा कैप आर कैप आपको पता होगा कि मैं किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, सो लेटस से ये थीटा कैप है, ये जो वेक्टर मैंने बनाया ये थीटा कैप है क्योंकि ये डेल्टा आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। लेकिन यहाँ पे अब गौर करने वाली बात ये है कि जो डेल्टा आर का मॉड है वो क्या होगा, अगर हम ये फिगर आउट करें कि डेल्टा आर का मॉड होगा क्या। तो देखिए इस फिगर में ये होगा बेसिकली डेल्टा आर, ये होगा डेल्टा आर। ओके, अब इसका मॉड क्या होगा, सिंस हम यहाँ पे ट्रायंगुलर सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगा सकते हैं, तो सर्कुलर है इस वजह से डेल्टा थीटा ये कैलकुलेशन सेपरेट है, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मॉड ऑफ डेल्टा आर इज बेसिकली मॉड ऑफ आर कैपिटल आर इंटू डेल्टा थीटा। ओके, अब अगर हम ई थीटा यहाँ से निकालें तो ई थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए मॉड ऑफ आर अपॉन मॉड ऑफ आर अपॉन डेल्टा थीटा। तो मॉड ऑफ आर का डायरेक्शन हमने यूनिट वेक्टर के हिसाब से डिफाइन कर दिया थीटा कैप, तो मॉड ऑफ आर को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ कैपिटल आर डेल्टा थीटा, थीटा कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन ये है, तो उस वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा वेयर डेल्टा थीटा गोज टू जीरो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई थीटा जो है वो बेसिकली मॉड ऑफ आर डेल्टा थीटा कैप है। तो अब यहाँ पे एक चेंज आया है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ई थीटा जो है जिस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं कोवेरिएंट बेसिस जो डिफाइन कर रहे हैं थीटा डायरेक्शन में, वो थीटा कैप नहीं है, अनलाइक जो केसेस हमने अभी तक देखे थे। यहाँ पे भी आप देखिए जो ई आर है वो आर कैप के इक्वल था, ऊपर ई एक्स जो है वो एक्स कैप के इक्वल था एंड सो ऑन। बट यहाँ पे ई थीटा जो है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है कि आप कितना दूर है। तो पिक्टोरियली अगर मुझे दिखाना है, पिक्टोरियली अगर मेरे को दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ इस चीज़ को कि अगेन लेटर से मैं वो स्पैडर वेब वाला डायग्राम बनाता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ये एक स्मॉल सर्कल है और ये एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि इस पॉइंट पे, लेटर से इस पॉइंट पे ई थीटा अगर मुझे बनाना है तो वो ई थीटा, जो ई थीटा है इस पॉइंट पे वो डिपेंड कर रहा है कितना रेडियल डिस्टेंस है, और थीटा कैप तो यूनिट वेक्टर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो मेरा ई थीटा लेटेस्ट से यहाँ होगा, एक पर्टिकुलर स्केल पे मैंने बनाया। बट इस केस में ओके लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर ओनली। ओके,
तो यहाँ पे ई थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्वियसली टेंजेंशियल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो क्योंकि ये रेडियस पहले वाले सर्कल से बड़ा है, तो ये स्केल अप हो जाएगा। तो यहाँ ये जो ई थीटा है वो अब बड़ा है। तो ये ई थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर रहा है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों डायरेक्शन में मैं ई आर बनाने की कोशिश करूंगा तो ये ई आर जो है उसका जो मॉडुलस है वो सेम रहेगा। तो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे ई आर का मॉडुलस और यहाँ ई थीटा का मॉडुलस इस पॉइंट पे सेम है। लेकिन यहाँ पर ई थीटा का मॉडुलस बड़ा है और ई आर का मॉडुलस 1 है। तो ये एक थोड़ा सा अलग तरीके का पिक्चर है जो कि हम नॉर्मली आर थीटा कैप जिनसे हम वाकिफ हैं उससे थोड़ा अलग है। इस तरीके की पिक्चर का फ़ायदा कहाँ होगा? देखिए, आगे एक लेक्चर में मैं ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल भी डिफाइन करूँगा इन्हीं पिक्चर को यूज़ करके, ठीक है, जिसमें ये जनरल पिक्चर यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपने देखा बेसिस वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चेंज होते हैं। एक और जो मैं जिस तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा वो ये है कि चेंज ऑफ बेसिस वेक्टर विद कोऑर्डिनेट्स। तो ये पे आप बहुत सिंपली देख सकते हैं। अगर हम बिल्कुल शुरू वाले केस में चले जाए, यानी कि कार्टेशियन केस में चले जाएं, तो कार्टेशियन केस में ओके रीड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला अगर हम कार्टेशियन सिस्टम लें, सी डी सी सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में अगर आप देखिए, अगर मैं फिर से एक्सेस बनाता हूँ, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, आप चाहे इस पॉइंट पे देखिए चाहे इस पॉइंट पे देखिए, आपका जो ई एक्स वेक्टर है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि किस पॉइंट पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी ई एक्स ई वाई यही रहेंगे और यहाँ पे भी ई एक्स ई वाई यही रहेंगे। तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट पे डिपेंड, बेसिस वेक्टर कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करते। तो आप जाहिर सी बात है ये लिख सकते हैं कि डेल ई एक्स ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल ई एक्स ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू जीरो, एंड सिमिलरली फॉर वाई एज वेल। तो इन जनरल आप ये क्लेम कर सकते हैं कि डेल ई आई ओवर डेल एक्स जे इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे आई और जे कुछ भी हो सकता है, आई वन टू हो सकता है, जे भी वन टू हो सकता है। तो ये सिंगल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअली चार इक्वेशंस। दूसरा केस जो हमने पकड़ा था वो था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे ये डेरिवेटिव जीरोज नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं, बहुत सिंपल है देखना। लेटर से मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ और एक मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा ई आर किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा ई आर, रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पे भी मैं देखूंगा तो अगेन रेडियली आउटवर्ड है। लेकिन अब सवाल ये है कि लेटर से ये ई आर प्राइम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ई आर, और लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस समथिंग डिफरेंट। लेटर से ये जो ई आर था ये पर्टिकुलर थीटा पे था और ये मेरा जो ई आर है ये पर्टिकुलर थीटा प्राइम पे है। ओके, जहाँ पे ये रेफरेंस एक्सिस है और ये थीटा है और ये थीटा प्राइम है। तो क्या ई आर एट थीटा इज इक्वल टू ई आर एट थीटा प्राइम है? तो आप देखें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अलग हो गया है। एक बिल्कुल एक्सट्रीम केस क्या हो जाएगा कि मैं अगर थीटा यहाँ पे पाई प्लस थीटा ले लूँ तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा ई आर एट पाई प्लस थीटा, ऑपोजिट ही हो जाएगा। तो इस केस में तो ऑपोजिट भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये सेम तो हरगिज नहीं है। सेम लॉजिक से आप ई थीटा को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उप्स, हाँ, सेम थॉट लॉजिक से आप ई थीटा को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कैसे? लेटर से अगेन एक पॉइंट चूज किया मैंने, ई थीटा यहाँ पर है। ओके, अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्शन घुमा दूँ, कोऑर्डिनेट चेंज कर दूँ, तो ई थीटा क्योंकि 90 डिग्रीज पे रहता है, ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ देखिए ई थीटा पहले इस डायरेक्शन में था, उसके बाद ई थीटा थोड़ा फ्लैट इस डायरेक्शन में गया है। तो ये ई थीटा एट सम थीटा एंड अगेन ई थीटा एट सम थीटा प्राइम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ई थीटा चेंज हो रहे हैं। तो ये जो बेसिस वेक्टर का चेंज है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, इस चीज को ही मेजर करता है। यूं कहते हैं इस चीज की इंफॉर्मेशन ही क्रिस्टोफल सिंबल्स रखते हैं। तो ये यहाँ से ही क्रिस्टोफल सिंबल्स का जन्म होता है। तो अगले वीडियो में
अब ये जो एक्सरसाइज है, कैलकुलेटिंग दीज बेसिस वेक्टर्स, ये अब आप 3D में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्फेरिकल सिस्टम में भी कर सकते हैं, आप इसको सिलेंड्रिकल सिस्टम में भी कर सकते हैं, सेम लॉजिक से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक बार ज़रूर, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं क्रिस्टोफल सिंबल को इंट्रोड्यूस करूँगा, और इंट्यूशन क्लियर है यहाँ से क्यों क्रिस्टोफल सिंबल की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि हमारा जो बेसिस वेक्टर्स है वो खुद कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, तो उनका जो फंक्शन वो किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको, उस चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए हमें क्रिस्टोफल सिंबल पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्रिस्टोफल सिंबल इंट्रोड्यूस करूँगा।